Good morning, student. So far we have discussed about the Rutherford's atomic model and Bohr's atomic model, and we have seen that both the models has failed because of some reasons. Like Bohr's only he suggested that electrons behave as a particle, but उसके बाद de Broglie and Heisenberg आए and they have said कि no, the electron behave as particle as well as wave. Electron has dual nature. ठीक है, तो उसी डुअल नेचर को कंसिडर करके दो साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाया. ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? जैसे कि न्यूटन्स थे, न्यूटन ने क्या दिया, ही हैज़ गिवन दी लॉ ऑफ मोशन फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो बॉल है, जो चीज़ हमको दिख सकती है, कार है, ट्रक है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैक्रोस्कोपिक है, मतलब जो आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, उनकी मोशन के लिए उन्होंने इक्वेशन बनाया न्यूटन्स ने. वैसे ही श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जो थे, उन्होंने वर्क किया माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के, और उसका मोशन कैसे होता है. कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जैसे कि एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके मोशन होते हैं तो क्या होता है, उन पे स्टडी की, और उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इट कंसीडर द डुअल नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, सो दिस क्वांटम मैकेनिक्स कंसीडर दैट मैटर हैज़ डुअल नेचर. ओके, उसने क्या कंसिडर किया कि मैटर का डुअल नेचर होता है. डुअल नेचर मीन्स समटाइम इट बिहेव एज पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव एज अ वेव. तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, ये दोनों ही डुअल नेचर को अकाउंट में कंसिडर रख के बनाया गया. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में है और इट इज़ लाइक अ वेव. तो साउंड भी एक वेव है ना, लाइट भी एक वेव है. आपने उन सब से रिलेटेड इक्वेशन पढ़ लिए, साउंड वेव का इक्वेशन कैसे होता है वो सब हम पढ़ लिए हैं. तो ये जो श्रोडिंगर है, उन्होंने वेव इक्वेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव है और वेव ऐसा मोशन में है न्यूक्लियस की चारों तरफ, तो उसका वेव मोशन का इक्वेशन क्या होगा, ये उन्होंने दिया, जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन. ठीक है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बोलते हैं जिसको. उन्होंने एक वेव इक्वेशन दिया, एट पाई उन्होंने बोला कि ये एक वेव इक्वेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, उसका ये इक्वेशन है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों तरफ या न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो कैसा घूमेगा. वो देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है. एक्स वाई जेड का क्या मतलब हुआ कि वो 3D में घूम रहा है ना, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में नहीं. इसको आप एक्सिस ले सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना. आपने पढ़ा हुआ है, एक्सिस इस तरीके से होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस पढ़े हैं आपने. जब कोई भी थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस. ठीक है, ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, ये 3D मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन नहीं है. जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है. अगर हम सर्कुलर पाथ को कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो गया, 2D मोशन हो गया. पर यहाँ पर श्रोडिंगर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का मोशन 2D नहीं है, इट इज़ 3 डायमेंशनल मोशन. वो 3 डायमेंशन में मूव करता है. जैसे कि आप अर्थ को देखो, अर्थ का जो मोशन इट इज़ 3 डायमेंशनल मोशन. उस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स भी जो है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, 3 डायमेंशनल मोशन होता है. और उस 3 डायमेंशन को कंसिडर करके उन्होंने वेव मोशन बनाया. यहाँ पर जो साई है, जाई है, इसको जाई पढ़ते हैं, इट शोज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना. आप पढ़े हैं वेव है, वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. इस तरीके से अगर कोई वेव बनाते हैं तो वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसका वेव लेंथ होता है. तो यहाँ पर जो जाई है, इट शोज़ दी वेव लेंथ.
एम्पलीट्यूड, सॉरी, इट शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो आपके बुक में है नहीं है ये इक्वेशन, जस्ट मैंने बता दिया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आएंगे भी नहीं, ना IIT में ना नीट में, कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। बस मैंने बताया कि दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उन्होंने XYZ एक्सिस पे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इट इज़ 3D मोशन, ऐसा 2D मोशन नहीं, वो 3D में घूमता है। मतलब आप ऐसे न्यूक्लियस को कंसिडर करो, 3D में वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है उसका। तो उसको कंसिडर करके उन्होंने श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया, ओके। तो यहाँ पर जो जाई है इट शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब यहाँ पर जो जाई है उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जो जाई स्क्वायर है उसका सिग्निफिकेंस है। ये जो जाई स्क्वायर है इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इससे पहले रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट कर ली बोर्स ने, ठीक है। बट हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो हम उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम वेलोसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं तो पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो डेफिनेट नहीं है, वो कैसे घूम रहा है, कौन से पाथ में घूम रहा है, ये कुछ भी डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ भी डेफिनेट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, कुछ भी सर्टेन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई एटम है, जैसे कोई एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा होगी, कि इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा होगी। कहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, कहाँ पर होगी, ये हम फाइंड करते। एक बार फिर से सुनिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर भी आता है ना, थोड़ा सा बच्चों को डर लगने लग जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर ही हैं, बस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में संभावना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, समझ रहे हैं। जैसे आप मेरे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे होने की 7 से 12 आपका स्कूल टाइमिंग है, ओके। तो 7 to 12 अगर आप मुझे ढूंढने जाएंगे, ओके, आपको लगेगा कि मैडम से मिलना है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप मेरे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, स्कूल में होगी कि नहीं। आप सबसे पहले स्कूल आएंगे मुझे ढूंढने की, क्योंकि 90% चांस है कि 7 से 12 मैं स्कूल में ही मिलूँगी, 90% चांस है। पर 10% चांस हो सकता है कि उस दिन मैं लीव पे हूँ तो मैं घर पे हो सकती हूँ कि नहीं। घर पे होने की भी चांसेस है मेरे 9%। 1% चांस ये भी है कि हो सकता है मैं घर में नहीं होंगी, मैं मार्केट में भी हो सकती हूँ, है ना। हो सकता है कि मैं अपने मम्मी के घर चली गई होंगी तो वहाँ भी हो सकती हूँ। तो मेरे होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है मेरे होने की, यहाँ इस स्कूल में होने की, क्योंकि 7 से 12 स्कूल टाइमिंग है, तो आई विल बी हियर ओनली 90% केस। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी है। इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो इलेक्ट्रॉन इस एटम में कहीं भी हो सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, कहीं पर ही इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि पूरा एक भिलाई एक शहर है, भिलाई इतना बड़े शहर में मेरे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, इस स्कूल में है, ठीक है ना। वैसे ही जो एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये कौन बताता है हमको, जाई स्क्वायर, कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है सबसे ज़्यादा, ये हमको बताता है जाई स्क्वायर। तो अब हम जो भी बात करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। समझ रहे हैं कि पूरे एटम में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कौन देता है, जाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने आपस में मिलकर ये वेव इक्वेशन बताया और ये जाई स्क्वायर के बारे में बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन को अब हम बोलेंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये पूरा जो एटम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और
यहाँ न्यूक्लियस में तो हो ही नहीं सकता, तो ये न्यूक्लियस में हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताएंगे नहीं कि यहाँ तो हो ही नहीं सकता न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। So this is the significance of xi square which shows the probability of finding an electron in an atom. अब दूसरा कंसेप्ट आता है एटॉमिक ऑर्बिटल का। अभी तक हम ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। ऑर्बिट्स एक सर्कुलर शेप का होता है ऑर्बिट, है ना, और बहुत सारे एक एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं और ये ऑर्बिट डिफाइंड होते हैं कि इतने ही ऑर्बिट होने हैं। अब एक नया कंसेप्ट आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल्स क्या चीज़ हैं भाई? ऑर्बिटल्स जो है इट इज़ अ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। दे आर 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, विद इन विच the probability of finding an electron is maximum, ठीक है। एटम के अंदर वो 3D स्पेस, ठीक है, कोई एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वो 3D स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी 3D स्पेस जो है इसका कोई भी शेप हो सकता है। हम आगे जाके देखेंगे कि जो 3D स्पेस है इसका शेप क्या है। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से एक 3D स्पेस होगा, ठीक है। इस तरीके से एक क्या होगा, अच्छे से बनाते हैं, स्क्वायर क्यूब बनाते हैं एक, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई एक 3D स्पेस होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है ना। एक स्फीयर है और स्फीयर जो है यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक स्फीयर है, ठीक है। तो वो स्फीयर एक हो सकता है 3D स्पेस, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस एक स्फीयर है, उसके और बीच में क्या है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और ये इस ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप्स होते हैं। हम आगे देखेंगे कि इस ऑर्बिटल के कुछ ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ डम्बेल शेप के होते हैं, कुछ डबल डम्बेल शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग शेप्स के ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स कुछ नहीं है, वो जगह है, 3D स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मेरे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो स्कूल में है, तो स्कूल इज़ माई ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाया जा सकता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो जगह है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। अब जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चाहे आप नीट है, IIT हो, कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो जिसमें केमिस्ट्री है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये बेसिक है केमिस्ट्री का। आगे जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे, चैप्टर 5 पढ़ेंगे, तो उन सब में आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना इसका यूज़ है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ओके। क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्वांटम नंबर्स। और इस क्वांटम नंबर का यूज़ आगे हम हर चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इवन जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो भी हम इस क्वांटम नंबर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th 12th और आगे भी अगर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो क्वांटम नंबर्स का बहुत यूज़ है, ठीक है।
इसलिए बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वांटम नंबर्स को। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया था, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने उस वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, और जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, आपको पता होगा उसका सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 2x² + 5x - 10 = 0, सपोज इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मुझे x की दो वैल्यू मिलती है, x1 और x2। क्यों मिलती है? क्योंकि ये x का स्क्वायर है इसमें, तो इसमें मुझे x की यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी, x1 और x2, है ना। वैसे ही जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमको उसका 3 सॉल्यूशन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं NLML, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको 3 सॉल्यूशन मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर्स हमको बताते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। अगर हमको और किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि वो उस एटम में कहाँ पर होगा, ठीक है। उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, ये हम बता सकते हैं। जैसे कि इसको एक और क्वांटम नंबर होता है S, या उसको हम शो करते हैं MS से। टोटल 4 क्वांटम नंबर है, पर ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं, इसको ये कहाँ से मिलते हैं हमको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये तीनों क्वांटम नंबर मिलते हैं। एक 14 क्वांटम नंबर भी है MS। जनरली जो बुक है या फिर जनरली जो टीचर्स हैं वो इस तरीके से समझाते हैं, जैसे कि अगर आपको एड्रेस चाहिए, किसी भी जगह का एड्रेस चाहिए, है ना, एड्रेस चाहिए, तो हमको हमारे पास कुछ डेटा होने चाहिए कि हम कौन सी कंट्री में रहते, कौन से स्टेट में रहते, कौन से सिटी में रहते हैं, या कौन से सिटी में कौन से मोहल्ले में रहते हैं, है ना। इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मोहल्ले के बाद कौन से सड़क में रहते हैं, सड़क के बाद हाउस नंबर कौन सा है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है ना, और उससे हम किसी भी इंसान का कंप्लीट एड्रेस पता कर सकते हैं, वो कहाँ पर होगा ये हम पता कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के भी ना ये एड्रेस हैं, ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा। जैसे कौन से सिटी में होगा, सिटी में कौन से मोहल्ले में होगा, मोहल्ले में कौन से सड़क नंबर पे होगा, और उसका कौन सा हाउस नंबर होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि वो इंसान कहाँ पर है। वैसे इन सब के इन्फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उस एटम में कहाँ पर होगा। जनरली इस तरीके से बुक में भी समझाया रहता है, टीचर्स भी अक्सर इस तरीके से समझाते हैं, क्योंकि ये ऐसा समझाना ईजी होता है बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दिस क्वांटम नंबर्स टेल्स अस द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमको इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताते हैं, ओके। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के ये सारे क्वांटम नंबर पता है तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम में कहाँ पर होगा। तो अब हम एक एक करके इस क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर है n, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 नहीं, 0 तो नहीं हो सकती, सॉरी, 1 2 3 4 ऐसे करके कितनी भी 6 7 8 9 10 ऐसी बहुत वैल्यू हो सकती है n की, ठीक है। तो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जो है इसको हम शेल्स भी बोलते हैं, शेल्स, ठीक है। n = 1 है, मतलब हम कौन से शेल की बारे में बात कर रहे हैं, k शेल की, 2 है तो l शेल की, m शेल, n शेल्स। तो ये हमको क्या बताते हैं कि कौन से शेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझे तो n जो हमको बता रहे हैं शेल्स के बारे में, k l m n शेल्स के बारे में। बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये n हमको बताते हैं साइज ऑफ द ऑर्बिटल। क्या बता रहे हैं, ये कोई भी ऑर्बिटल है उसका साइज क्या है, और बताते हैं ये हमको एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है और उस ऑर्बिटल का साइज क्या है। अगर n = 1 है मतलब वो ऑर्बिटल छोटा साइज़ का है, बट n = 2 है तो वो थोड़ा बड़ा साइज़ का ऑर्बिटल है, n = 3 है तो और बड़ा ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर मैं स्फीयर की बात करूँ
तो अगर मैं n=1 वाले स्फीयर की बात करूँ तो वो छोटा होगा, n=2 उससे बड़ा होगा, n=3 वाला स्फीयर उससे बड़ा होगा। तो अगर मेरा ऑर्बिटल स्फीयर शेप का है, मैं क्या बोल रही हूँ फिर से सुन लो, ऑर्बिटल मेरा कौन सा शेप का है, अगर स्फीयर शेप का है तो n=1 बताता है कि उसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा, n=2 बोलेगा कि उसका साइज़ और बड़ा है, n=3 मतलब और बड़े साइज़ का स्फीयर है। तो ये क्या बता रहे हैं, ऑर्बिटल की साइज़ बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी। अगर n=1 ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ मैं तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो n=4 है मतलब उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, n=1 है मतलब उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है कि उस ऑर्बिटल का साइज़ क्या है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा है। ठीक है, आप उससे आप इमेजिन कर सकते हो, दिस इज़ ऑल इमेजिनेशन। ओके, आप ये सब देख नहीं सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऑर्बिटल्स हैं, आप किसी भी माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स को नहीं देख सकते, बिकॉज दिस ऑल आर इमेजिनरी थिंग्स, है ना। ये इमेजिन किया गया है कि स्फीयर है, डम्बल है, और उससे फिर बताए गए हैं कि इस तरीके से कंसेप्ट बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख नहीं सकते कि भाई स्फीयर है तो आपको ऐसा स्फीयर दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ऑल एजम्पशन कि ऐसा होता है, और जब उस एजम्पशन को मान के हमने बाकी के जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो बिल्कुल सही बैठते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पढ़ने लगे कि नहीं भाई ये सही है, ये सही है, इसलिए आगे कंसेप्ट सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ऑर्बिटल दिखते नहीं है, ये सब एज्यूम करना है आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात ही ऐसा होता है कि सब चीज़ आपको एज्यूम करना दिमाग में, अच्छा ऐसा होता होगा, ऐसे पिक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो हर चीज़ दिखती है, अभी कार चल रहा है, बॉल फेंक रहे हैं, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, एवरीथिंग इज़ विजिबल। बट यहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा है आपको, ना कि के शेल दिख रहा है, ना एल, ना एम, ना एन, सब कुछ आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। तो अपने दिमाग को इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से बचा के इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। n=1 क्या बताता है कि वो ऑर्बिटल की साइज़ कम है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है ऑर्बिटल की साइज़ भी बढ़ती जाएगी, उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 1 मार्क्स क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, डिफाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात। ठीक, अब हम दूसरा क्वांटम नंबर लेते हैं L। L को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये L क्या बताता है, तो L बताता है हमको 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप्स बताता है कि ऑर्बिटल, और क्या बताता है, ये हमको सब शेल के बारे में भी बताता है कि कौन से सब शेल के बारे में बात कर रहे हैं। शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल। जैसे आप इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि घर है, घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, किसी घर में 2 कमरे हैं, किसी घर में 3 कमरे हैं, किसी घर में 5 कमरे हैं। उसी तरीके से ये है, एक शेल है और उस शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स हैं। समझ रहे हैं, शेल कौन सा है, शेल 1 2 3 है। उस अब शेल के अंदर क्या है, सब शेल्स हैं। जैसे घर के अंदर रूम होते हैं, ठीक है, वैसे ही इस शेल के अंदर सब शेल्स हैं। तो सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, और उसके शेप के बारे में बताता है कि जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होगा। जैसे हर एक के घर का शेप अलग होता है ना, वैसे ही इस ऑर्बिटल्स का भी शेप अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू होती है 0 to n-1। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई, अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो L की क्या वैल्यू होगी, L की वैल्यू होगी 0 to n-1। तो n माइनस क्या है, n क्या है 1, 1 - 1 0, तो L की वैल्यू होगी 0। n इक्वल्स टू अगर 2 है, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया है, n की वैल्यू 2 रख दी है, तो n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा 0 to 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, तो क्या क्या वैल्यू होगी L की, 0 और 1। n की वैल्यू अगर 3 है तो क्या क्या वैल्यू होगी, 0 to 3 - 1 दैट इज 2, मतलब 0 to 2, 0 to 2 मतलब क्या हो गया 0 1 2। ठीक है,
और अगर n की वैल्यू 4 है तो l की क्या क्या वैल्यू होगी, देखो 4 मतलब कितना हुआ, 4 - 1 3, तो 0 1 2 3। n की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, n - 1 तक जाएगा ये। तो n की अलग अलग वैल्यू के लिए l की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो फर्स्ट शेल है, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होते हैं। जो दूसरा शेल है उसमें 2 सब शेल होते हैं। जो तीसरा शेल है उसमें 3 सब शेल होते हैं। जो चौथा है उसमें 4 सब शेल और जो पांचवा है उसमें 5 सब शेल होते हैं। तो इससे देखो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, सब शेल्स है। मतलब अगर किसी घर का मकान नंबर 1 है तो उसमें 1 कमरा होगा, अगर मकान नंबर 2 है तो उसके 2 कमरे होंगे, मकान नंबर 3 है तो उसमें 3 कमरे होंगे। वही हाल है यहाँ पर। अगर n = 1 है तो वहाँ सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, n = 2 है तो वहाँ 2 ऑर्बिटल्स होंगे, n = 3 है तो वहाँ 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। n = 4 है तो 4 ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ सबशेल कितने होते हैं = द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। नंबर ऑफ सबशेल = वैल्यू ऑफ n। किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने सबशेल हैं, जितना उसका n की वैल्यू है। अगर मैं बोलूँ n = 5 में कितने सबशेल हैं, तो कितने सबशेल हैं, 5 सबशेल हैं, ठीक है। तो ऐसा है, इसको आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं जो बता रही हूँ वो सही नहीं है, बट आपको एजम्पशन के लिए मैं समझा रही हूँ कि अगर n = 1 है दिस तो वहाँ पर कितना रूम होगा, 1 रूम। n = 2 है, मतलब जो सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल होंगे, तो ये n = 2 में मैंने बना दिए 2 सबशेल। n = 3 में 3 सबशेल, तो 1 2 पास बना रही हूँ ताकि समझ में आ जाए 3। तो इस तरीके से n = 1 में 1 सबशेल, n = 2 में 2 सबशेल, n = 3 में 3 सबशेल, तो ये n = 2 हो गया, n = 3 हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स और सबशेल्स होते हैं किसी भी एटम में, ठीक है। तो ये हमको क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स। अब मैंने आपको बताया था कि ये शेप्स भी बताते हैं, तो कैसे पता चला ये शेप्स कैसे बता रहे हैं। शेप्स के लिए अलग ही फंडा है, बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली है, ठीक है। L अगर 0 है इसका मतलब है वो S सबशेल है, ठीक है। कौन सा सबशेल है, S। L की वैल्यू 1 है मतलब वो P सबशेल है, N की वैल्यू 2 है, L तो है D सबशेल, 3 है तो वो है SPDF बोलते हैं। G भी होता है, N की वैल्यू अगर 4 है तो वो G वाला अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसमें G सबशेल होता है, सब में SPDF सबशेल ही होते हैं, ठीक है। तो जो S सबशेल अगर मैं बोल रही हूँ तो उसका जो शेप होगा ना वो होगा स्फेरिकल। कैसा होगा उसका शेप, स्फेरिकल। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई सबशेल है जिसका P सबशेल है, तो P सबशेल का जो शेप होता है इट इज़ डम्बेल शेप, ठीक है। D का होता है डबल डम्बल। अभी देखेंगे इसको, आप लोग टेंशन मतलब ये शेप कैसे, आप शायद अपने ट्यूशन्स में पढ़ लिए भी होंगे। F का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है जो हमारे कोर्स में ही नहीं है। G तो आज तक कोई एलिमेंट मिला ही नहीं है जिसमें G सबशेल हो, ठीक है। अभी तक जितने भी हमारे पास नोन एलिमेंट है वो F तक हो जाते हैं सब। तो F जो है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है। जब आगे आप MSc वगैरह करते हैं, है ना, BSc MSc करेंगे तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी तक आप में SPD जो है वही है। S का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, P का डम्बेल, डम्बेल इस तरीके से रहता है। डबल डम्बल बोलेंगे तो इस तरीके से, दिस इज़ दी डबल डम्बल शेप, ठीक है। तो ये जो L की वैल्यू है वो हमको क्या बता रहे हैं, सबशेल के बारे में बता रहे हैं और शेप के बारे में बता रहे हैं कि जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी है उसका शेप क्या है वो बताते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका शेप कैसा रहेगा उस ऑर्बिटल का। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमको क्या बता रहे हैं, 3D शेप्स एंड सबशेल। L की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1 होती है, ठीक है। देखो कहीं भी n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होती है, 0 या फिर 1 ही होती है। ये तो मैंने बताई कितने नंबर ऑफ सबशेल्स हैं। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है मतलब गलत है,
ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3, 4, 5 ऐसे नहीं हो सकती। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता भी है इससे रिलेटेड कि अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लो, अगर n की वैल्यू 3 है, ध्यान से देखेंगे है ना, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है? ऐसा एग्जाम में पूछेगा। तो हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? रीज़न अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है? l कैन टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to n-1, ओके। l can take value only for 0 to n-1, so here n equals to 3, so l can have only 3 values 0, 1 and 2। ऐसा पूरा आंसर आपको देना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें रीज़न बताते हैं, पर आप उन सब चीज़ों को ना याद नहीं रखते हैं। जब मैं अभी ओरल एग्ज़ाम ले रही थी ना, तो मैंने देखा बच्चे जो मैं बोलती हूँ वो तो शायद सुनते ही नहीं हैं। आई डोंट नो आप वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट सी द वीडियो, कि आप ट्यूशन में पढ़ चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपकी ट्यूशन में पढ़ाई गई हो वो मैंने नहीं पढ़ाई हो, और जो मैंने पढ़ाई हो वो आपकी ट्यूशन में नहीं पढ़ाई गई हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपका एम कुछ अच्छा बनना है, 11th एग्ज़ाम पास करने की बात नहीं हो रही है, कुछ अच्छा IIT नीट ऐसा कुछ आपका NDA कुछ गोल है आपका, ठीक है ना, तो आप दोनों ही देखो, उधर ट्यूशन में जो पढ़ रहे हैं उसको भी सुनो देखो, और इधर वीडियोस भी देखो। हो सकता है कहीं कहीं पर चीज़ें कहीं तो ज़्यादा बताई गई हों, कहीं कम, तो कंपनसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 3 कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? उसका रीज़न क्या है? बिकॉज l कैन टेक वैल्यूज़ ओनली फ्रॉम 0 to n-1। तो l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? सो l कैन टेक फॉर n इक्वल्स टू 3, l कैन हैव ओनली 3 वैल्यूज 0, 1 and 2, सो l इक्वल्स टू 3 इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पूरा ऐसे आंसर ना, आप क्लास 11th में हैं तो आपको रीज़न के साथ लिखना आना चाहिए, आप खुद से आंसर लिखना है ना। मैं देखती हूँ बच्चे खुद से आंसर ही नहीं लिख पाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? शेल्स के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? सब शेल्स के बारे में, ठीक है। और क्या क्या बताते हैं? साइज ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एल क्या बता रहे हैं? शेप ऑफ द ऑर्बिटल की शेप क्या है, स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है, ये सब के बारे में हमको कौन बता रहा है? दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हर चीज़ से हमको दो दो तीन इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम आगे जो देखेंगे, जो थर्ड क्वांटम नंबर है, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ML, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या फिर इसको ML से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, ML, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। कैसे ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा है, देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, उसका शेप क्या होता है? डम्बल, ठीक है। इस डम्बल को आप 3D में एज्यूम करो कि यहाँ पर उसके ऐसे 2 लोब्स हैं। अब ये 2 लोब्स क्या हो सकते हैं? x एक्सिस में हो सकते हैं ऐसे, या फिर वो इस तरीके से भी हो सकते हैं, या फिर वो इस तरीके z एक्सिस में भी हो सकते हैं ना। लोब कैसे हो सकता है? या तो इस एक्सिस में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, x एक्सिस में, y एक्सिस में, या फिर z एक्सिस में। तो ये हमको मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये बताते हैं कि जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन कौन से एक्सिस में है, x में है, y में है, z एक्सिस में है, या उन दोनों के बीच में है, x और y के बीच में, या x z के बीच में है। तो ये जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल का, वो हमको क्या कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब जैसे कि अगर ये सपोज एक ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल कैसे हो सकता है? इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कहीं भी कौन से डायरेक्शन में है ना? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में है ये हमको कौन बताएगा? हमको कौन बताएगा? ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सो ये जो ml की वैल्यू है ये होती है -L2 + L। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? -L2 + L होती है। जैसे कि क्या क्या, जैसे कि अगर मैं बोलूँ L = क्या है? 0 है। L = 0 है तो ml की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -0 to +0। अब माइनस प्लस 0 तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब 0 ही हो सकती है। अगर L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है तो क्या होगी इसकी वैल्यू? -1 to +1। -1 to +1 मतलब -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ऑर्बिटल्स कौन से एक्सिस की तरफ उनका ओरिएंटेशन रहेगा, हमको ये -1, 0, +1 से पता चल सकता है। जैसे मैंने बोला p ऑर्बिटल है, ठीक है, L = 1 मिटा दिए। इससे पहले जो मैंने लिखा था ना चार्ट, उसको मैं फिर से यहाँ पर लिख लेती हूँ। अगर L = 0 है मतलब s ऑर्बिटल, L = 1 है मतलब p ऑर्बिटल, L = 2 है मतलब d ऑर्बिटल। ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे। L की डिफरेंट वैल्यू के लिए कौन से ऑर्बिटल्स की सबशेल की बात कर रहे हैं? s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल की f सबशेल। ठीक है तो ये याद रखना ज़रूरी है आपको। अगर मैं L = 0 बोल रही हूँ मतलब मैं S सबशेल की बात कर रही हूँ। अगर मैं L = 1 बोल रही हूँ मतलब मैं P सबशेल की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ? L = 1। L = 1 मतलब कौन सा सबशेल? P सबशेल। अब P सबशेल का कितना डायरेक्शन हो सकता है? 3 डायरेक्शन, -1 प्लस और -1 +1 और 0। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इस तरीके से XYZ एक्सेस है, ठीक है, XYZ एक्सेस पढ़े हैं आप लोग, तो या तो डम्बेल क्या होगा? X एक्सेस में होगा, या तो ये डम्बेल इस एक्सेस में होगा, अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, आगे जब मैं शेप पढ़ाऊंगी ना तो और बताऊंगी। ये सपोज X एक्सेस है ना, तो या तो वो डम्बेल X एक्सेस में होगा या डम्बेल जो है Y एक्सेस में होगा, या ये जो डम्बेल है ये Z एक्सेस में होगा। ठीक है, तो इस डम्बेल के 3 शेप हो सकते हैं, 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, X एक्सेस, Y एक्सेस या फिर Z। ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला कि अगर L = 1 है तो जो डम्बेल शेप है उसके 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, -1, 0 और +1। अगर मैं -1 बोलती हूँ तो उसका ओरिएंटेशन PY रहेगा। अगर मैं 0 बोलती हूँ तो उसका ओरिएंटेशन PZ है। अगर मैं +1 बोलती हूँ तो उसका ओरिएंटेशन क्या है? X एक्सेस है। तो P अगर ऑर्बिटल है, P सबशेल है, ठीक है, अगर मेरे पास P सबशेल है तो P सबशेल में 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं और उसके 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, PX, PY और PZ। XYZ क्या बता रहे हैं कि उसका कौन से एक्सिस में ओरिएंटेशन है। ठीक है, जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन X एक्सिस में है, Y एक्सिस में है कि Z एक्सिस में है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो L = 1 है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मैं L = 2 रखती हूँ। ठीक है, L की वैल्यू अगर 2 है, L की वैल्यू 2 है तो -2 to +2, -2 to +2 मतलब ml की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 और +2। तो -2 से +2 के बीच कोई भी वैल्यू ml की हो सकती है। ठीक है, तो ml की वैल्यू 5 है, इसका मतलब जो हमारा L की वैल्यू 2 है मतलब D ऑर्बिटल, D सबशेल, सॉरी D सबशेल। ओके, L = 2 मतलब D सबशेल। तो D सबशेल में 5 ओरिएंटेशन के अलग अलग ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं DXY, DYZ, DZ²,
dxz dx² माइनस y², ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। L = 2 मतलब D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हुई बात L और ml की वैल्यू की, ठीक। ml क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये सारी वैल्यूज़ भी आपको याद रखना है। L = 1 है तो ml की 3 वैल्यू है, L = 2 है तो ml की 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। -1 मतलब py, pz और ये px, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो हम लोग को बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बट आपको याद होना चाहिए। p मतलब अगर p सबशेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल है, d सबशेल है मतलब उसमें 5। कैसे पता p ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है? क्योंकि L = 1 है तो p सबशेल है, L = 2 है मतलब d सबशेल है, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, 2 सबशेल में 3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हो गए सबशेल की बात। अब जो आखिरी क्वांटम नंबर है, अच्छा इससे पहले एक और कंसेप्ट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट बना लेते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल्स को, ठीक। सबशेल नोटेशन के बारे में बात करते हैं, या आपके बुक में ही दिया हुआ है टेबल नंबर 2.4 पे, वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर n = 1 है और L = 0 है, ठीक है, n = 1 और L = 0 है, तो हम कौन से सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं 1s के बारे में। 1s कैसे? L = 0 मतलब s, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट, तो यहाँ आएगा। इसका मतलब है ये न्यूक्लियस है सपोज, तो न्यूक्लियस के जो सबसे पहला जो शेल है उसके सबशेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब n = 2 और L = 0 है, मतलब हम कौन से सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं? 2s। s क्यों? L 0 है तो हमेशा क्या रहेगा? s। 2 1 है मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? 2p के बारे में, क्योंकि p L = 1 मतलब क्या होता है? p। 2 मतलब मैं कौन से बारे में बात कर रही हूँ? 2 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती। L की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1, तो यही। अब 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 1 हो सकती है 3 की, और L की वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है। तो 3 0 मतलब कौन सा सबशेल है? 3s। 3 1 मतलब 3p, 3 2 मतलब 3d। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं हमारे? ये देखो, ये सबशेल 0 मतलब s, L की वैल्यू 0 है तो s, L की वैल्यू 0 है तो s, L की वैल्यू 1 है तो p, L की वैल्यू 0 है तो s, L की वैल्यू 1 है तो p, L की वैल्यू 2 है तो d, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ। n क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताता है शेल, कौन सा शेल और उस शेल में कौन से सबशेल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड शेल में 2s वाले सबशेल की बात हो रही है, 2p वाले सबशेल, ये 3s 3p 3d। तो इस तरीके से ये नोटेशन आपको लिखना आना चाहिए। अगर मैं 1s बोल रही हूँ, 1 0, अगर n की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या बोल रही हूँ? 1s के बारे में बात कर। तो ये नोटेशन है, आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 3, ठीक है, तो मैं कौन से सबशेल के बारे में बात कर रही हूँ? तो L 3 है मतलब कौन सा है? F, ठीक है, F के बारे में। तो क्या हो जाएगा? ये 4f सबशेल। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0, तो कौन से सबशेल के बारे में बात कर रही हूँ? 4s। ये 4 यहाँ आएगा, s जो है वो इस 0 को डिनोट करता है, ठीक है। अगर L = 1 है तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? 4p ऑर्बिटल सबशेल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक। तो इस तरीके से ये नोटेशन है, आपको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब लास्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम शो करते हैं एस से या फिर एम एस से, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है एम एस का, ये क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ रिवॉल्व भी नहीं करते, वो स्पिन भी करते हैं। जैसे कि अर्थ को सोच सकते हो आप, अर्थ क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे वो रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है ना। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी अपने पोजीशन पे इस तरीके से स्पिन करते रहते पूरे टाइम। तो स्पिन करते हुए क्या करते हैं, वो चारों तरफ घूमते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। तो वैसे स्पिन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर सकते हैं, देखो ऐसे स्पिन कर सकते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे स्पिन कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और ये दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उनके स्पिनिंग को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम एस, जिसको हम शो करते हैं प्लस हाफ से या फिर माइनस हाफ से। प्लस हाफ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से शो करेंगे और माइनस हाफ को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से शो करेंगे। तो किसी को भी आप क्लॉकवाइज और किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इसको शो करने का जो ये तरीका है दिस इज सेम, ये ऐसा ही रहेगा। प्लस हाफ मतलब एरो ऊपर की तरफ, माइनस हाफ मतलब एरो नीचे की तरफ। तो ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, इस क्वांटम नंबर्स की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको समरी लिखूं इसका तो कैसे होगा, एक बार मैं उसको और बता देती हूँ। इसका हम समरी करें, है ना। n इक्वल्स टू 1 मतलब ये पहला शेल है। इस पहले शेल में मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। ठीक है। n की डिफरेंट वैल्यू के लिए l की क्या n की वैल्यू के लिए क्या क्या डिफरेंट l की वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। l इक्वल्स टू 0 मतलब 1s, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2s 2p, यहाँ इसका मतलब है 3s, इसका मतलब है 3p और इसका मतलब है 3d। समझ रहे हैं कैसे बोल रहे हैं। थर्ड शेल, ठीक है, दिस इज l इक्वल्स टू 0 s ऑर्बिट, s वाला। l इक्वल्स टू 1 मतलब p, l इक्वल्स टू 2 मतलब d। और क्योंकि ये थर्ड शेल की बारे में बात हो रही है इसलिए 3 सबके सामने लिखा है। l इक्वल्स टू 0 s, l इक्वल्स टू 1 p। क्यों 2 यहाँ पर, क्योंकि हम दूसरे नंबर के शेल के बारे में बात करें। n इक्वल्स टू 4 के लिए क्या क्या वैल्यू होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो इस तरीके से n इक्वल्स टू 4 के लिए l की 4 वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4। 0 मतलब 4s, 1 मतलब 4p, 2 मतलब 4d, 3 मतलब 4f। ये 4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से n इक्वल्स टू 4 से। ये 3 कहाँ से आ रहा है, n इक्वल्स टू 3, मतलब हम थर्ड शेल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं, जैसे कोई एटम है तो ये सपोज पहला शेल है, पहले शेल में एक ही सब शेल है, तो ये हो गया मेरा पहला सब शेल। सो दिस इज n इक्वल्स टू 1, इसमें एक ही सब शेल है दैट इज 1s, ठीक है। अब ये दूसरा मैं बता रही हूँ n इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अगर n इक्वल्स टू 2 है उसमें कितने सब शेल हैं, 2। क्या क्या है, 2s और 2p, ठीक है। अभी जो p सब शेल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ml की वैल्यू बताई थी। p सब शेल है तो ml की क्या वैल्यू होती है, -1 0 और +1। मतलब जो p सब शेल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, 1 2 3।
अगर s है तो s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3p के 3 ऑर्बिटल, n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 3 है तो देखो कितने हैं उसमें, 3 ऑर्बिटल, 3 सबशेल्स हैं, ठीक है। 3s, 3p और 3d। s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो d है ना इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, फिर भी से एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, जो सेकंड शेल है उसमें हमारे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हो गए, p के 3 और s के 1, ठीक है। जो n इक्वल्स टू 3 है, 3 में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, s का 1, p के 3 और d के 5, तो 5 3 8 और 1 9, तो यहाँ टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 9, यहाँ टोटल कितने हैं 4, और यहाँ कितने हैं 1। तो जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल होते हैं, सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या रिलेशनशिप निकल रहा है, n स्क्वायर का है ना, निकल रहा है 2 का 4, 3 का 9, 4 का कितना हो जाएगा 16 ऑर्बिटल्स। सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स है तो हम बता सकते हैं कि उस शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 है तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे। याद रखेंगे p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो 4p हो, 3p हो, 3z हो, सॉरी 4p हो, 3p हो, 5p हो, कोई भी नंबर का शेल हो, अगर वो p सब शेल है तो p सब शेल में 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, ठीक है। s है तो s के एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, d है तो d के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और क्या क्या नाम होते हैं उन ऑर्बिटल के वो हम बाद में पढ़ेंगे। dxy, dxz होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, ऐसे करके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। तो समझ में आया? अब कुछ पिक्चर्स बन रहा है आपके दिमाग में कि ऐसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहला शेल है, पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स है, दूसरा शेल है, दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं, तीसरा शेल है, तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल्स हैं, d के हमेशा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, p के 3 होते हैं और s का एक ही ऑर्बिटल होता है। 3d है, 3d मतलब थर्ड शेल में d सब शेल है और उस 3d सब शेल में 5 क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं, ये बता रहे हैं। तो ये दिस इज द समरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कैसे हो रहा है पिक्चर्स, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ तो शायद और क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आप बुक लेके बैठेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2.18 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2.18, तो बुक ले लो अपने पास। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक। आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ठीक। सो पहला है n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 1, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब l इक्वल्स टू 1 मतलब हम कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, p, और n इक्वल्स टू 2 है मतलब हम कौन से ऑर्बिटल बात कर रहे हैं, 2p ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 0, 0 मतलब s, तो ये हो गया 4s। फाइव और ये कौन सा हो गया, 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब f, तो 5f ऑर्बिटल है। d आखिरी है, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3 और 2, 2 मतलब क्या होता है d, तो हम कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, 3d ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। 2p, 4s, 5f और 3d, तो समझ में आया कैसे बात कर रहे हैं हम। यहाँ से पता चलता है कि p है, s है, f है कि d है, ये तो सामने रहेगा,
कौन सा शेल नंबर है ना, कौन सा शेल नंबर है, ये हमको n = 1 2 3 से पता चल जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। हाँ, इस वीडियो को बार बार देखो, एक बार समझ में नहीं आता ना, दूसरी बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, है ना। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बताता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज क्या है, इतना है, इतना है, इतना है, कितना साइज है, मतलब न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, अगर जो ऑर्बिटल जितना पास होता है ना न्यूक्लियस की, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, जो जितना दूर होता है ना उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमको बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एल क्या बताता है, सबशेल के बारे में और उसके शेप के बारे में। अगर मैं पी बोल रही हूँ मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सबशेल है, ये जो ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, डम्बल शेप, ठीक है। अगर मैं डी बोल रही हूँ मतलब उस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, डबल डम्बल। एस बोल रही हूँ मतलब वो ऑर्बिटल कैसे शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो एल से मुझे शेप का पता चल रहा है ना। एम एल से मुझे ओरिएंटेशन पता चल रहा है कि वो जो डम्बल है वो डम्बल एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेड है कि जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये मुझे किससे पता चल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और एम एस से मुझे क्या पता चल रहा है, स्पिन, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ये मुझे किससे पता चल रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं अगर हमको उसका सारे क्वांटम नंबर्स की डिटेल्स पता है, ठीक है। इवन अगर हमको क्वांटम नंबर्स की डिटेल पता है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस एटम्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, कैसा होगा, वो सब कुछ हम इस क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। इसमें कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।